कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड कंपनी का नया एनएफओ लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मैन्युफैक्चर इन इंडिया। और कोटक के सीईओ मिस्टर नीलेश शाह का यह दावा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भारतवर्ष में आने वाले दशक में बहुत बड़ा बूम लेके आने वाला है। और जब संभावनाएं एक क्षेत्र में काफ़ी बढ़ जाती है तो इस क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं उनको फ़ायदा मिलता है, उनकी ग्रोथ बढ़ती है, उनकी अर्निंग बढ़ती है, बहुत सारे नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और इस सब के फलस्वरूप उनके स्टॉक्स बढ़ते हैं। और जब स्टॉक्स में मुनाफा होता है तो हमारे और आपके जैसे निवेशक बटोर के पैसे कमाते हैं। तो आइए इस वीडियो में यह समझते हैं कि क्या वाकई में ऐसी संभावनाएं हैं और अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो उसका भी बारीकी से अध्ययन करते हैं। देखिए, थोड़ा इतिहास पे नजर डालते हैं। 1980 के दशक में हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना और हम पर कैपिटा जीडीपी के मामले में बिल्कुल बराबर थे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसमें भारत ने भी तरक्की की और चाइना ने भी तरक्की की, मगर चाइना की जीडीपी आज हमारी जीडीपी की 5 गुने साइज की हो गई। ऐसा क्या किया चाइना ने? देखिए, चाइना ने एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। इट बिकेम ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरर और विदेश की सारी देशों के मार्केट को अपने सस्ते सामानों से फ्लड कर दिया। आपके घर पे भी, आपके मोबाइल पे, आपके फैन पे, आपके कपड़ों में हर जगह चाइना की प्रेजेंस आ गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इतनी ताकत होती है। हमारे यहाँ भारत में ने भी काफ़ी आर्थिक तरक्की की। वी बिकेम द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। बैक ऑफिस कैसे बन गए? क्योंकि हमारी जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, वी बिकेम द लीडिंग मैन्युफैक्चरर अक्रॉस द ग्लोब। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार सऊदी अरबिया जितना ऑयल एक्सपोर्ट करेगा उससे कहीं ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करने वाले हैं। है ना मज़ेदार बात? सब लोग बधाई के पात्र हैं, हमारे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो के लोग जिन्होंने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है। और हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने भी काफ़ी ग्रोथ करी। वी बिकेम ए फार्मेसी ऑल्सो टू द वर्ल्ड। वी आर सप्लाइंग मोर ड्रग्स टू द वर्ल्ड देन एनी अदर कंट्री इन आवर पीयर कैटेगरी। नाउ मैन्युफैक्चरिंग में क्या यही सिक्का हमारा जम सकता है? डू वी हैव ए सक्सेस स्टोरी टू टेल? हाँ जी, है। एक सक्सेस स्टोरी है मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग की। अब देखिए, 2015 में इंडिया ने $8 बिलियन वर्थ के मोबाइल हैंडसेट्स का आयात किया था, इंपोर्ट किया था। एंड वी वर द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स। उस समय जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रही थी वो 19,000 करोड़ के वर्थ की प्रोडक्शन थी जो कि भारतवर्ष के अंदर हो रही थी। और ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जितना हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें मोबाइल हैंडसेट को इंपोर्ट करने की नौबत आ सकती है। फिर उस समय बीजेपी गवर्नमेंट आई। हालांकि इस वीडियो का कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, मगर बीजेपी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक मेजर्स ने मार्केट को कितना बूम दिया है ये आप जानते हैं। तो सरकार ने ऐसा कहा कि हम इंडिया को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सबसे ऊपर लेके आएंगे। फिर बहुत सारे मेजर्स लिए गए। क्या मेजर लिया गया? सबसे पहले एफडीआई पूरा 100% ओपन कर दिया गया। विदेशों कंपनियां जो भारत में आती थी उनको एक लाइसेंस लेने के लिए, एक अपना उद्योग शुरू करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह खाली लाइसेंस के लिए घूमना पड़ता था। इन्होंने सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम ला दिया जिसमें सिर्फ एक जगह पे काम खत्म और प्रोडक्शन चालू। इसके बाद और भी पीएलआई इंसेंटिव के रूप में मेजर्स लिए गए। जो टैक्स है उसके कम किया गया, कटौती की गई। इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा एक्साइज बढ़ाया गया। ये सब करके एक बूम आया मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में। और आज क्या हालत है? जहां हमने मात्र 19,000 करोड़ वर्थ का प्रोडक्शन करते थे, आज हमारी प्रोडक्शन की वैल्यू 2.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। हाँ जी, और हम यूएसए और साउथ कोरिया को पछाड़ के पूरे विश्व में सेकेंड नंबर के देश बन चुके हैं जो मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। विश्व का सबसे बड़ी फैक्ट्री मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि सैमसंग की है, ये नोएडा में ही है। तो हुई ना एक बड़ी धमाकेदार सक्सेस स्टोरी। अब इसकी ज़रूरत है कि सेम सक्सेस अगर हम रेप्लिकेट कर पाए अदर सेक्टर्स में, बाकी सारे सेक्टर्स में,
तो जो हमने मिलके जो सपना देखा है, जो हमारी सरकार जिस सपने का दावा करती है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स बिकमिंग ए डेवलप्ड इकोनॉमी, ये भी सच हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बाकी सेक्टरों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अवसर दे रहे हैं। आगे आने वाले दशक में क्या संभावनाएं हैं, अगले पार्ट वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। नीलेश शाह जी ने अपने वीडियो में काफ़ी खूबसूरती से बताया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की संभावनाएं हैं उनके पीछे 5 फैक्टर्स की काफ़ी अहम भूमिका है। वो कौन से 5 फैक्टर्स हैं? सबसे पहला और सबसे अहम जो फैक्टर है वो है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। और देखिए, ये बात तो बच्चों को पता है कि चाइना ने पूरे विश्व को वायरस दिया और इंडिया ने पूरे विश्व को दवाई दिया। 97 से ज़्यादा कंट्रीज को हमने जो वैक्सीन है वो एक्सपोर्ट किया है। अभी चाइना के प्रति एक विकर्षण और इंडिया के प्रति एक आकर्षण का माहौल बना हुआ है। क्यों बना है? क्योंकि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो कंपनीज की चाइना में थी वो अब एक विकल्प देख रहे हैं, और विकल्प के रूप में इमर्जिंग मार्केट को देखा जाता है जहां सस्ता लेबर मिलता है। अब इमर्जिंग मार्केट में ब्राज़ील, रसिया, मेक्सिको, सिंगापुर, दुबई और इंडिया, ये सारे आते हैं। बाकी लोगों के पास हमारे जैसा या हमसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मगर एक चीज है जो हमारे जैसा किसी के पास नहीं है, वो है हमारा लोकल डोमेस्टिक मार्केट्स। हाँ जी, ये जो 136 करोड़ जो देशवासी हैं हमारे, जो 140 करोड़ होने वाले हैं, ये इतना बड़ा मार्केट है कि कंपनियों के लिए इधर ही प्रोड्यूस करो और इधर ही बेच दो। और देखिए, पहले कहा जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो होती थी। आज रोटी, कपड़ा, मोबाइल और फिर मकान आता है। तो बेसिक ज़रूरतों में बच्चों के हाथ में हर लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, हर वर्ग के लोग आज एक मार्केट बने हुए हैं। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा फैक्टर है गवर्नमेंट की PLI स्कीम। अब देखिए, जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जब एक सेल्स के बंदे काम करते हैं तो ज़्यादा काम करने का उन्हें ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है, तो एक होड़ मची रहती है ज़्यादा टारगेट्स करने के, ज़्यादा अपने गोल्स को जल्दी अचीव करने के। तो गवर्नमेंट ने यही कंपटीशन बनाने के लिए PLI स्कीम लाया। इससे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज हैं उनका आपसी कंपटीशन बढ़ेगा, उनका मोरल बूस्ट होगा, उनको मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी कैपेसिटी है उसको वो बढ़ाएंगे। और ऐसा जो एस्टिमेट्स हैं वो ये बताते हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 2023 आते आते सिर्फ PLI सेक्टर की स्कीम में होने वाली है। 1 करोड़ से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स आने की संभावना है और इनडायरेक्ट जॉब्स मोर देन 3 करोड़ की आने की संभावना है। 2025 आते आते जो इंडिया की जो इंक्रीमेंटल GDP रहेगी उसका 1% खाली PLI सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनकी तरफ से रहेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग की संभावना इसके कारण भी काफ़ी बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर है डिलीवरेजिंग। ये देखिए, डिलीवरेजिंग ऑफ कॉर्पोरेट क्या होता है? डिलीवरेजिंग का मतलब है कर्ज मुक्त होना। अब देखिए, जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं 2020 में, इन सब का कुल मुनाफा मात्र 3 लाख करोड़ का था और 2022 में यही मुनाफा बढ़ के 7 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है, एस्टिमेट है। तो इतना ज़्यादा जब मुनाफा होता है तो ये कंपनियां क्या करती हैं? जाहिर सी बात है, इन कंपनियों ने काफ़ी सारा कर्ज ले रखा होता है, और जो कर्ज होता है वो डेट टू इक्विटी रेशियो के रूप में माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो 2020 में ये 100 के करीब था, ये अभी गिर के 60 के करीब आ गया हुआ है। डेट को क्यों घटाती है कंपनीज? देखिए, कंपनियां 2 मदों में पैसे उठाती हैं बाजार से। एक होता है लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक होता है हाई कॉस्ट कैपिटल। जो हाई कॉस्ट कैपिटल है वो डेट होता है, जो कर्ज होता है, जिसमें कंपनियों ने एक निश्चित दर पे जहां से भी पैसे उठाए उनको देना पड़ता है। मगर जो इक्विटी के माध्यम से जो पैसे आते हैं उनको काफ़ी लो कॉस्ट कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंपनियों की फिक्स देनदारी नहीं होती। कंपनियां कहती है कि हम मुनाफा करेंगे तो आपका ही मुनाफा होगा, और हम नुकसान करेंगे तो आप भी हमारे साथ नुकसान के भागीदार होंगे। तो जैसे ही कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ती है, कॉर्पोरेट अर्निंग तो बढ़ी इस बार,
वर्क फ्रॉम होम हो गया, और बहुत सारे जो सपोर्ट फैक्टर्स हैं, उन्होंने कंपनी की कॉस्टिंग घटा दी, जो सेल है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, मुनाफा बढ़ गया। मुनाफा का यूज कंपनियों ने अपने कर्ज उतारने के लिए कर लिया, तभी डेट टू इक्विटी रेशियो 100 से घट के 60 पे आ गया। अब कंपनियां कैश रिच है, कैश में बैठी हुई है। अमूमन ये कंपनियां इस कैश का उपयोग डेट फंड्स में लगा देती है, अगर रिटर्न उसमें बढ़िया, अगर इन्फ्लेशन को बीट करने की गुंजाइश हो। मगर आज के दौर में डेट फंड्स की रिटर्न सिंगल डिजिट की हो गई है, 6% के आसपास ही कोई भी डेट फंड का रिटर्न आ रहा है। तो ये कंपनियां क्या करेगी, फिर ये डेट फंड में लगाने के बजाय इसको और ज्यादा कैपेक्स अपना बढ़ाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और पैसे लगाएगी, और फैक्ट्रियां खोलेगी, और व्यापार करेगी। तो इससे भी रोजगार ज्यादा उत्पन्न होगा, और इससे भी जो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज हैं उनको बूस्ट मिलेगा, इनके शेयर के दाम बढ़ेंगे, इनका मुनाफा बढ़ेगा। तीसरा और महत्वपूर्ण फैक्टर है हाउसिंग सेक्टर में जो संभावनाएं नहीं बन रही है इसकी तरफ। अब देखिए 2012 के साल में हमारी जीडीपी का 13% हाउसिंग सेक्टर में होता था। 13 के बाद ये पिछला जो एक दशक बीता है वो हाउसिंग सेक्टर में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखी गई है। जो कैपिटल अप्रिसिएशन होते थे प्रॉपर्टी में, जो पैसे लगा के हम आप सोचते थे 5 साल में दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे, वो लगभग एक ही रेट पे रह गए। एक ही रेट पे रह गए, इसका मतलब इनकम तो बढ़ी, हमारी आपकी जेबें तो बढ़ी, या हमारी सैलरी में ग्रोथ हुआ, प्रमोशन में ग्रोथ हुआ, इसका मतलब हमारी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो होम लोन का रेट है, वो अभी वन ऑफ द लोएस्ट है। ये 6-7% अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रेट है। रेरा कानून आ गया। रेरा कानून से जो प्रॉपर्टी की अनरेगुलेटेड मार्केट है ये काफ़ी रेगुलेट हो गई। इन सब को देखते हुए हम जो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो एक बड़े घर की जरूरत पड़ गई है, तो लोगों का ऑफिस से ध्यान हटके घर की तरफ ज़्यादा हो गया है। एंड यूजर की संख्या अब बढ़ी है। तो जब ये हाउसिंग सेक्टर का बूम आता है तो बहुत सारी कंपनीज को फायदा होता है। इंश्योरेंस की कंपनीज है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, लोन देने वाली कंपनीज है, जो इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बनाने वाली कंपनीज है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनीज है, या सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज है। इन सब के ऊपर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है बूम तो एक जगह हो रहा है, मगर बाकी जगह इसके कारण और ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं, बाकी जगहों पे और ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है। तो हाउसिंग सेक्टर में जो बूम आएगा उससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा। और पांचवा और एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था, समझौता हुआ था, हर कंपनीज को कहा गया था कि जो ट्रेडिशनल यूजेस हैं एनर्जी के, प्रोडक्शन के, उसको कम किया जाए। और भारत ने 2030 का टारगेट 8 साल पहले पूरा कर लिया है। किस में पूरा कर लिया है भाई? 40% जो एनर्जी का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है टोटल, उसका 40% रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आ रहा है। और आगे बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं इस क्षेत्र में, चाहे वो इथानॉल ब्लेंडिंग की बात हो, चाहे वो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी को कैपिटलाइज करके एनर्जी सप्लाई करने की बात हो। इन सारे फैक्टर्स के कारण बहुत सारे नए उद्योगों को अवसर मिलने वाला है और ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ही कंपनीज होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की संभावनाएं काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी ग्रीन दिख रही है। और फाइनली एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो निफ्टी 500 कंपनीज हैं उनके बनिस्पत अगर देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका पिछले 5 सालों में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि अगर 10 सालों को लिया जाए तो काफ़ी आउट परफॉर्मेंस भी रहा है, मगर जो पिछले 5 साल जो अंडर परफॉर्मेंस के रहे हैं इसके कारण वैल्यूएशन वाइज ये कंपनियां काफ़ी सस्ती हो गई हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई हैं। सो ये फैक्टर भी इस सेक्टर की कंपनीज को ज़्यादा संभावना देने में मदद करती है। अब आखिर में इस वीडियो के ये देखते हैं कि क्या कोई रिस्क फैक्टर भी है। हाँ जी, बिना रिस्क के कहीं भी रिटर्न नहीं होता। तो कुछ रिस्क फैक्टर जरूर हैं, जैसे मान लीजिए
नया वेरिएंट आ गया, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया और फिर से लॉकडाउन हो जाए, तो लॉकडाउन के समय जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंपनीज होती है इनमें बिल्कुल ताला लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, इनके प्रोडक्शन तो फैक्ट्रीज में ही होते हैं। या इन्फ्लेशन को देखते हुए सरकार लगातार इंटरेस्ट बढ़ाते जाए, जबकि अभी तक काफ़ी आरबीआई का एकोमोडेटिव इंस्टेंस रहा है, और चूंकि हमारे देश को प्रगति करना है तो इसकी संभावना कम है। मगर ये दो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अगर डील कर लिया जाए अच्छे तरीके से तो इस क्षेत्र की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा वजनी है रिस्क को देखते हुए। सो रिस्क एडजस्टेड जो एक रिटर्न होता है जो किसी भी म्यूचुअल फंड से आता है, ये इसमें काफ़ी बेहतर होने की गुंजाइश है। तो अब आप देखिए, इस सारे बातचीत के माध्यम से हमें ये पता लगा कि ये एनएफओ एक थीमेटिक एनएफओ है, जो कोटक का मैन्युफैक्चर इन इंडिया नाम से एनएफओ है। ये उन कंपनियों में लगाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं। इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं आने वाली हैं। एनएफओ में जब भी निवेश होता है तो जो स्टार्टिंग बेसिक प्राइस है 10 रुपये की एनएवी, वो अलॉटमेंट होती है सब्सक्रिप्शन के बाद। इसके बाद इसकी ट्रेडिंग शुरू होती है। जब ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग हो जाती है इसकी, तो आप अपने लोकल जो सलाहकार हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र हैं, जो फाइनेंशियल सलाहकार हैं, उनसे जरूर सलाह मशविरा करें और इस सेक्टर में आप गुंजाइश बना सकते हैं। अपने पैसों का कुछ प्रतिशत पैसे लगाने के लिए इस सेक्टर में ज़रूर देख सकते हैं, मगर उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपके गोल्स का मैच करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम मिलते रहेंगे ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पे, और नई क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बाज़ार में उसकी बारीकियों को अध्ययन करते रहेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर।